राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से छत्तीसगढ़ में भी सियासत खूब हो रही है। छत्तीसगढ़ के 2 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के 71 विधायकों में से 69 विधायकों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिया, जबकि बीजेपी के 14 विधायक, जेसीसीजे के 3 विधायक, बसपा के 2 और कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट मिलाकर कुल 21 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले। वहीं क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि उनके पास जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले तो देश के 15वें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। रही बात क्रॉस वोटिंग की, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। इधर क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि 2 कांग्रेस विधायकों ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमारे प्रत्याशी को वोट दिया है और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मतगणना के बाद में जो रिजल्ट आया छत्तीसगढ़ का, उसमें कांग्रेस के विधायक अंतरात्मा की आवाज़ सुने, उनकी अंतरात्मा जग गई। हम लोगों ने भी आह्वान किया था कि 75 साल में ऐसा अवसर मिला है कि एक आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनने का अवसर है और इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोटिंग करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों ने इसको, जो विधायक जो भी दिए होंगे, उनकी अंतरात्मा जग गई होगी और निश्चित रूप से वो वोट किए हैं। क्रॉस वोटिंग और कांग्रेस के भीतर चल रही कुछ गतिविधियां 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से ठीक नहीं है। भले ही अभी 1.5 साल बाकी है, अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, संगठन और सरकार के बीच अच्छा तालमेल भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर राष्ट्रपति चुनाव में आखिर क्या हो गया? यह हम नहीं पूछ रहे हैं। कल राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के बाद सामने आए आंकड़े पूछ रहे हैं। कांग्रेस खामोश है, पर बीजेपी उतनी ही ज्यादा मुखर। हालांकि सिर्फ 2 वोट ही क्रॉस हुए, लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर 2 वोट भी पार्टी लाइन से हटकर क्यों पड़े। कांग्रेस इस वक्त दोहरे जंजाल में, इसलिए नहीं कि क्रॉस वोटिंग के आंकड़े आए हैं, इसलिए भी वोटिंग की एक अग्नि परीक्षा उसे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी झेलनी पड़ सकती है। अगर ऐसे ही आंकड़ा रहा तो फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसा हाल तो नहीं, लेकिन सरकार की किरकिरी तो जरूर हो जाएगी। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सवाल बड़े भी हैं और मुश्किलों से भरे भी हैं। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है वह 2 लोग जो सरकार से नाखुश हैं, या फिर संगठन की उन्हें परवाह नहीं। आज बस चर्चा हम उन्हीं संदेह और सवालों से भरी सियासत पर करेंगे। कांग्रेस में क्रॉस कनेक्शन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मधुकर द्विवेदी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिलहाल जिला अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं मधुकर द्विवेदी जी के पास चलता हूं। दीदी साहब, अंतरात्मा की आवाज की बात की गई थी। अंतरात्मा की आवाज शायद अलग अलग 90 विधायकों ने अलग अलग अंतरात्मा की आवाज सुनी हो। अंदर बाहर हमने सब जगह देखा। क्या अंदर ही अंदर आक्रोश पनप रहा है, असंतोष है? क्या वजह है? क्या आत्ममंथन की जरूरत महसूस हो रही कांग्रेस को? 71 का मैंडेट, सबसे मजबूत किला पूरे देश में कांग्रेस का, सेंध लगाने में कामयाब हो गई भारतीय जनता पार्टी? देखिए आदित्य जी, दरअसल ये जो मुद्दा है वो राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक तौर से राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए अनुमान तो यही था कि सारे विधायक वोट देंगे यूपीए के उम्मीदवार को। लेकिन जैसा आपने कहा, और अब तो सर्वविदित भी हो गया है, कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार को अपना मत दिया। निश्चित तौर पे ये एक चिंतनीय पक्ष तो है ही कांग्रेस पार्टी के लिए कि आखिर उसके 2 विधायक क्यों छिटक गए।
अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया कि वो विधायक दो कौन हैं। हो सकता है इसकी बहुत ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि अब तो खेला हो चुका है। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठ रहा है, जिसकी ओर आपने भी इशारा किया, कि शायद कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, ऐसी स्थिति तब बनती है जब एक आवाज़ आती है अंतरात्मा से कि भाई हमको, हमारी आत्मा ये कह रही है, अंतर आत्मा से ये आवाज़ निकल रही है और हम ये करेंगे। हो सकता है उन दो विधायकों की अंतरात्मा जागी हो और उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को वोट दे दिया हो। दूसरा एक पहलू ये भी है कि हो सकता है उनको कोई परवाह ना हो अपनी पार्टी की, इसलिए स्वतंत्र हैं हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे, क्योंकि इस कोई विप नहीं जारी किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से। अगर विप जारी किया गया होता तो शायद ये स्थिति न बनती। लेकिन कांग्रेस में घमासान है छत्तीसगढ़ में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ बहुत शांतिप्रिय तरीके से सब कुछ हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा कि अगर आज दो विधायक उसकी पार्टी की बातों को तवज्जो नहीं दी, कल हो सकता है 4 हो जाएं, 10 हो जाएं, 20 हो जाएं, और भी हो सकते हैं। तो ये संकेत जी, खतरे की घंटी अगर ना कहें तो खतरे का एक संकेत है। एक तूफान भले नहीं आया हो, लेकिन हवाएं तो चल रही हैं, ये संकेत कर रही हैं कि सावधान रहिए, कहीं तूफान आ भी ना जाए। चंद्राकर साहब, आप मौजूदा परिदृश्य को अगर देखें, पीसीसी ऑफिस में नोकझोंक होती है, उसके बाद सिंहदेव का इस्तीफा होता है, क्या आप सीक्वेंस मिला पा रहे हैं? आखिर चल क्या रहा है? बाकी जगह हम देखते हैं, लेकिन यहां इस प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ में इसके पहले हमने देखी नहीं है। 71 का मैंडेट, सबसे मजबूत किला, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपस में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर ही अंदर पक रहा है। किस तरह से देखते हैं इस मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को? बिल्कुल आदित्य जी, चाहे कांग्रेस भवन में संगठन लेवल पर वैचारिक मंथन में अलग अलग ओपिनियनों का आना, या फिर ये विधानसभा सत्र और राष्ट्रपति चुनाव के ही समय एक कैबिनेट मंत्री जी का अपना एक अलग वक्तव्य देना, ये निश्चित रूप से जिस तरह से विधानसभा चुनाव को कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ी थी, एकता दिखाई दी थी, तो उसमें तो अब थोड़ा पतन दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ की बात है आदित्य जी, तो चुनाव आते तक देखेंगे अनेक लोग, अभी उनके पास अवसर रहेगा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ में दल बदल भी करेंगे। यह भी दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। लेकिन एक आदिवासी, वो भी महिला, वो भी राष्ट्रपति, इस तरह का पल कभी कभी दशकों या सदियों के बाद आता है। तो जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से हमारे प्रदेश में 2 एमएलए अगर अपने पार्टी लाइन से हट करके बीजेपी के प्रत्याशी या फिर एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ पर आदिवासी समुदाय या आदिवासी समाज के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, राज्यों में अलग अलग विरोधी भी हैं या फिर सत्ता में हैं, लेकिन आदिवासी महिला एक प्रकार से राष्ट्रपति प्रत्याशी हैं, तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर एक साथ खड़े नजर आएंगे। सुंदरानी जी, सेंध तो लगा दी है आपने, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद आप कहते भी थे अब छत्तीसगढ़ और झारखंड की बारी है। बता तो दीजिए आखिर वो 2 विधायक कौन हैं जो जिनका प्यार एनडीए के प्रति लगातार बढ़ रहा है? वोट से बता भी दिया उन्होंने कि वो पर्दे के पीछे ही सही लेकिन आपके साथ हैं। है कौन वो 2 चेहरे? देखिए आदरणीय आदित्य जी, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में 121 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ में वोट दिया है। जब केंद्र में तानाशाह नेतृत्व लोगों से राय लेकर, विधायकों से, सांसदों से राय लेकर, राय लिए बिना निर्णय करने वाली जब पार्टी के नेतृत्व बैठता है, तब इस प्रकार के निर्णय होते हैं। मेरा तो ये सीधा है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में पहली बार देश में एक आदिवासी महिला बनने जा रही थी, सीधा सीधा समर्थन उनको करना चाहिए था।
लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ में छत्तीसगढ़ में 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, अन्य राज्यों में भी की है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से आने वाले समय में आप एक भारी बड़ी बगावत के रूप में देखेंगे। ये तो शुरुआत है, क्योंकि प्रदेश में भी तानाशाही पूर्वक सरकार चल रही है, केंद्र में भी इनकी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक तरफा डिसीजन लेता है और कहीं भी राज्यों में या अन्य नेताओं को तवज्जो नहीं मिलती। जिस पार्टी में अगर सम्मान नहीं मिलता नेताओं को, तो दूसरा रास्ता तलाशने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 71 का मैंडेट है, बहुत तो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी खुश क्यों है? क्रॉस वोटिंग हुई है, हो सकता है राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, इसलिए आदिवासी विधायकों का मन ये कर गया हो कि इतने सालों बाद आदिवासी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। राज्यपाल यहाँ पर वैसे भी हमारे पास आदिवासी हैं, अब राष्ट्रपति भी आदिवासी हो जाएंगे, तो हो सकता है उनका मन उनकी तरफ चले गया। वैसे भी द्विवेदी साहब जानते हैं बहुत अच्छे से, चंद्राकर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें वोट दिखाने नहीं पड़ते आपको कि आपने किसको वोट दिया। शायद इसी कारण 2 वोट आपके पास पड़ गए हैं। ये हो सकता है केवल आदिवासी समुदाय का आदिवासी समुदाय के प्रति प्यार हो। कि हमने तो 90 के 90 विधायकों से संपर्क किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके 71 कांग्रेस के विधायकों के पास गए थे कि आप अंतरात्मा की आवाज़ में, और चूँकि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, बहुसंख्यक आदिवासी हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की महिला अगर राष्ट्रपति बनने जा रही है तो यहाँ के 32 विधायक हैं आदिवासी, उनको सबको समर्थन आदिवासी महिला का करना चाहिए। ये एक बड़ा हाल था। 32 सीटें छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा 29 सीटें छत्तीसगढ़ में, 27 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पाले में हैं, कांग्रेस के पक्ष में। केवल 2 सीट जो फिलहाल है, एक डमरूधर पुजारी और ननकीराम कंवर, ये 2 सीटें केवल हैं जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदिवासी विधायक के रूप में। आदिवासी विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं ये तो बात तय है कि 2 विधायक जो हैं वो कांग्रेस से हटकर एनडीए की तरफ शिफ्ट हुए इस आदिवासी राष्ट्रपति के चुनाव में, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आने वाला समय भी अविश्वास प्रस्ताव है। आने वाले समय में आपको अभी 2023 में आम चुनाव, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव होना है, उसमें जाना है। ऐसा नहीं लगता कि ये आदिवासी कार्ड खेलकर एक अंदर ही अंदर जो है कहीं ना कहीं आपस में भिड़वाने की कोशिश, या ये सीधा तौर पर कहा जाए कि आपस में ये बात जरूर आ रही कि कहीं ना कहीं उस समय भी कुछ ऊपर नीचे चीजें हो सकती है। बड़ा कार्ड खेला है एनडीए ने, केंद्र की मोदी सरकार ने, कि ये इस प्रकार आदिवासी चेहरे को आप उतार दो, आदिवासी सीटें जो 2 थी केवल भारतीय जनता पार्टी के पास, वो सीटें भी बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं पक्ष भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में मजबूत होगा। देखिए आदित्य जी, आप भी जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो भी एक तरह से कार्य योजना बनाती हैं वो बड़ी दूरदृष्टि के साथ बनाती हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, स्वाभाविक तौर से अगर एक आदिवासी व्यक्ति यानी महिला को अगर राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, तो पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी रणनीति के तहत सोच विचार करके कि इसका भारत देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत गर्व के साथ ये कह रही है कि हमने गांव की पगडंडी से एक ऐसी महिला को ले आए हैं राजपथ पे बैठाने के लिए जिसका जीवन बिल्कुल पाक साफ है, और तस्वीर दिखाते हैं, श्रद्धा से सर झुक जाता है देशवासियों का उन महिला के प्रति। तो भारतीय जनता पार्टी ने नारी सम्मान का एक तो सबसे बड़ा ध्यान रखा कि नहीं, एक महिला को लाएंगे, आदिवासी समाज से जुड़ी महिला को लाएंगे और एक यशस्वी व्यक्तित्व को लाएंगे। ऐसा भी नहीं किया उन्होंने कि किसी अननोन चेहरे को ला करके और थोप दिया हो। तो एक बहुत प्लान के तहत, विचार के तहत पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। निश्चित मानिए इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में भी हो रहे हैं उन चुनावों पर असर पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए तो है कि हमने देखिए ना, राष्ट्रपति से बड़ा पद दे क्या होता है। एक संवैधानिक प्रमुख को बनाया, सेना के तीनों सेनाध्यक्षों के ऊपर ऐसे महिला को बैठाया है जो आदिवासी वर्ग से जिसका ताल्लुक है। कितना बड़ा सम्मान दिया एक महिला को, महिला के साथ साथ आदिवासी महिला को। हालांकि कांग्रेस में भी ये हुआ है, प्रतिभा पाटिल जी को कांग्रेस ने भी बना करके महिमा एक तरह से नारी महिमा को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। लेकिन जो वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, जिसमें साफ दृष्टि ये है कि हम इसका पूरा एक तरह से लाभ लेंगे विधानसभा के आगामी चुनाव में। और लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
अगर कोई किसी वर्ग विशेष के लिए, आदिवासी समाज के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए अगर कोई ऐसी बात होती है जिसको बहुत बड़े व्यापक सिनेरियो में प्रस्तुत किया जा सकता है तो उसका लाभ मिलता है। बिल्कुल। चंद्रकर साहब, 29 सीटें 27 कांग्रेस के पास, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आदिवासी सीटों पर फर्क तो पड़ेगा। राष्ट्रपति अब चूंकि आदिवासी हैं, राज्यपाल भी आपके पास आदिवासी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क तो आने वाले चुनाव में पड़ेगा। लेकिन उससे इतर 27 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होनी है, निश्चित तौर पर वोटिंग भी होगी। क्या ये नहीं लगता कि पीसीसी ऑफिस में जो हुआ, उसके बाद सिंहदेव साहब का इस्तीफा, ये अंदर ही अंदर भीतर खाने कुछ ना कुछ तो पक रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा असर उस अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में पड़ेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास 71 विधायक, हो सकता है 71 के 71 अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में ही वोट पड़े। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं सेंध मारने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती नजर आ रही है आपको? देखिए आदित्य जी, मैं आपसे पहले संवाद किया था कि नड्डा जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो पूर्वी शब्द का 2 बार प्रयोग किए थे। तो जो पट्टी है पूरा गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, त्रिपुरा, मेघालय, ये उनका टारगेट रहा है। रही बात छत्तीसगढ़ का, तो ये राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं करती, और जो सांसदों का क्या होता है, हरे रंग का, और विधायकों का गुलाबी रंग के पेन से इसका उपयोग होता है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव है तो पार्टी व्हिप जारी करेगी। व्हिप जारी करेगी तो निश्चित रूप से वो सतर्क रहना चाहेगी। उसके बाद भी अगर इस तरह की बात होती है तो ये विचारणीय प्रश्न रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और भविष्य में चुनाव के पहले इस तरह प्राय हर राज्यों में होता है आदित्य जी, लेकिन 1,42,000 आदिवासी गांव छत्तीसगढ़ में है, पूरे इंडिया में, और उसमें से 72,000 गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची, सिर्फ 50,000 गांवों में पहुंची। क्या राष्ट्रपति बनने के बाद कि रायसीना हिल्स की सीढ़ियों को चढ़ते हुए वो उनको जो एक्सपीरियंस है, इस वर्ग की जो समस्याएं हैं, संघर्ष है, वो अगर मेमोरी में रहे, और नेहरू जी के शासनकाल में राजेंद्र बाबू जैसा बोले थे, आप राष्ट्रपति जी का भी भाषण बनाते हैं लेकिन 4 शब्द हमारा भी हो और वो उसका क्रियान्वयन हो, ऐसी अपेक्षा द्रौपदी जी से आदिवासी समाज करेगी। और ऐसा कर वो पाई तो रोजगार के ऊपर, आदिवासियों के आय के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर उनका बड़ा योगदान होगा। सुंदरानी साहब, राष्ट्रपति तो आपने बना दिया आदिवासी वर्ग से, लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रही आपकी, पेशा कानून का अता पता नहीं है। कांग्रेस ने कम से कम लागू करने की दिशा में पहल तो की, लेकिन आदिवासियों का हाल क्या था? सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़, फर्जी एनकाउंटर के आरोप आपकी सरकार पर लगे। क्या केवल वोट के लिए ही राष्ट्रपति बनाया गया है आदिवासी की? इसके पीछे कुछ आपने सोच के भी क्या प्लानिंग? तो ये सब बहुत साफ नजर आ रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव आपके पास मुख्य प्लान है, जिसको देखते हुए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो राष्ट्रपति बन सकती, लेकिन आपने नया चेहरा लगाया इसलिए क्योंकि नवीन पटनायक, उधर से अगर हम बात करें बिहार, कहीं ना कहीं ये सब वो सरकारें थी जो विरोध पे खड़ी हो सकती थी आपके, लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए आपने इतना बड़ा दांव खेला। नहीं, निश्चित रूप से आदिवासी महिला को इसलिए बनाया गया कि आदिवासी समाज का उत्थान हो। आज़ादी के बाद जो तेज़ी से आदिवासी समाज को आगे आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, लेकिन आज अगर मोदी जी इस वर्ग को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ग का उत्थान करने के लिए ला रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे उत्थान होगा। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की 15 साल की सरकार है तो हमने आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सब आदिवासी समाज के हैं हमारे पास, और आदिवासी समाज का अगर फर्जी मुठभेड़ वगैरह का ये आरोप तो मनगढ़ंत आरोप कांग्रेस के लगते हैं। आज सवाल पे आता हूं सुनानी साहब, क्रॉसिंग की बात अभी हम कर रहे हैं, लेकिन 27 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव भी विधायक रह चुके हैं। जैसा कि चंद्राकर साहब ने बताया, द्विवेदी साहब ने बताया, व्हिप जारी होती, इसमें आप पार्टी से इतर हट के नहीं जा सकते, पार्टी लाइन में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो सीधी बात है उसको मालूम है कि वो पार्टी में रहेगा नहीं, विधायक तो कम से कम बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो ला रहे, संख्या बल है नहीं आपके पास, केवल 14 है, इसमें 2 विधायकों के क्रॉस वोट आपकी तरफ मिल गए, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव में नहीं लगता कि कांग्रेस का एक भी विधायक इधर से उधर जाएगा। तैयारी क्या है? क्रॉस वोटिंग की बात तो करते हैं आप लोग। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष में हम विपक्ष में रह के अविश्वास प्रस्ताव, चूँकि सरकार की गलत नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। मैं विधायक रहा हूँ, व्हीप का बड़ा असर होता है, व्हीप का उल्लंघन करना बहुत आसान नहीं होता, हम ये जानते हैं, मानते भी हैं,
और इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जनता के बीच में हम मुद्दे रखेंगे, आवाज़ उठाएंगे और कहीं न कहीं हमारे नेताओं के कुछ संपर्क में भी हैं। अब वो उच्च स्तर की रणनीति है, उसके शायद मैं भी उससे अनभिज्ञ हूँ पूरी तरह से, लेकिन कोई न कोई ऐसा कारण है जिसके कारण से अविश्वास प्रस्ताव और कांग्रेस के कुछ बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे नेताओं के संपर्क में हैं। दीदी साहब, ये तो है कि कहीं ना कहीं आदिवासी महिला थी, आदिवासी विधायकों, क्योंकि ये बात भी की गई थी कि बहुत सालों बाद एक आदिवासी, और मैं तो सीधे तौर पर कहूं पहली आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति बनी है। निश्चित तौर पर आदिवासी समुदाय का प्यार मिलना चाहिए था, स्नेह मिलना चाहिए था, वो मिला। लेकिन स्थिति अब 27 तारीख की दूसरी है। 27 तारीख बेहद साफ है कि उसमें क्रॉस वोटिंग की कहीं कोई संभावना फिलहाल तो नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी 2 वोट मिल गए क्रॉस वोटिंग में, ठीक है राष्ट्रपति में, लेकिन अभी की स्थिति बिल्कुल जुदा है। और सबसे बड़ी बात यह है संख्या बल है नहीं, तो क्या केवल मीडिया टेंशन और क्या केवल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, या कोई तैयारी नजर आती है आपको? देखिए नामदेव जी, सबको पता है कि क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन भड़ास निकालने का विपक्ष को एक अच्छा मौका मिल जाएगा। भड़ास ही निकलती है, हम लोग वर्षों से देख रहे हैं विधानसभा में कई महत्वपूर्ण काम रह जाते हैं और भड़ास निकाल करके लोग बहिर्गमन करके बाहर चले जाते हैं। इस सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसका लबोलू आप सबको पता है कि वो गिर जाएगा। सरकार बिल्कुल यथास्थिति में है, रहेगी। को एक भी विपक्ष का कांग्रेस का विधायक विप के खिलाफ विप का नहीं जाएगा, सबको मालूम है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी अगर अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को घेरती है, सरकार पर आक्षेप लगाती है, सरकार की कमियों को गिनाती है, सरकार को ताकीद करती है, तो एक अच्छी बात है। पर इसका रिजल्ट क्या होगा सबको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव का कोई असर सरकार पर तो पड़ेगा नहीं। इसीलिए सरकार ने कोई ननुनच नहीं किया कि नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। स्पीकर साहब ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया बीजेपी के प्रस्ताव को कि हाँ ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जवाब आएगा, रिप्लाई आएगा, चीफ मिनिस्टर रिप्लाई देंगे, बातें होंगी और अंततः भारतीय जनता पार्टी सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन कर देगी, काम खत्म। छोटा सा रिएक्शन आपका चंद्राकर साहब कि अविश्वास प्रस्ताव तो आ रहा है, ठीक है, स्थिति भी हमको मालूम है कि कितने विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन क्या ये माना जाए कि पीसीसी ऑफिस में जो कुछ हुआ उसके बाद जो हमने देखा सिंहदेव साहब का इस्तीफा, ये एक लड़ी पिरोई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसी कारण से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव हमने अक्सर देखा चुनाव के आसपास लाया जाता है, 1.5 साल बाकी है अभी तो चुनाव में। पीसीसी के बैठक में जो जिस तरह से वैचारिक रूप से असमानता देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से विरोधी पार्टी के रूप में बीजेपी इसके ऊपर निगाह रखेगी और अपनी रणनीति को क्रियान्वयन करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, तो देखिए क्रॉस वोटिंग राष्ट्रीय चुनाव में तो हुई है, लेकिन ये बात बेहद साफ है कि आने वाला जो अविश्वास प्रस्ताव है जिस पे चर्चा 27 को मुकर्रर की गई है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, उस समय बहुत मुश्किल है कि क्रॉस वोटिंग हो, और मैं तो कहूं कि नामुमकिन भी, क्योंकि सुंदरानी साहब भी जानते हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार यहां पर बैठे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्टी जो व्हिप जारी करती है उसके खिलाफ जाना किसी भी विधायक के लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे समय में जब 71 का मैंडेट है और ऐसे समय में जब खुद मुख्यमंत्री यहां पर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भूपेश बघेल हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती बड़ी तो जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर खड़ी कर दी। तो आज की चर्चा में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।